नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज कक्षा 6 में विषय हिंदी में पाठ 3 समझदार नन्ही उसके बारे में समझाऊंगी। तो आपके घरों में छोटे छोटे आपके बहन भाई होते हैं, ठीक है, तो हम उसको छोटे बोलते हैं। लेकिन अगर हम छोटा का समानार्थी बोले तो अगर आपका भाई है तो हम उसको कहेंगे नन्हा भाई, अगर बहन है तो नन्ही बहन। तो यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम नन्हा कहते हैं। तो उसी तरीके से अगर बच्चे खेल रहे हैं और उन्हीं बच्चों को हम किसी चीज़ को लाने के लिए बोले तो बच्चों में क्या होता है, उस चीज़ को लाने के लिए उत्साह होता है। अब बहुत से बच्चा क्या करते हैं कि एक बच्चा चीज़ को लेने के लिए गया तो दूसरा भी उसके पीछे दौड़ जाता है। तो जो बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा और उस चीज़ को लाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ये तो बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पाठ के जो लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, वो हमने यह समझाना चाह रहे हैं समझदार नन्ही कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी कितने समझदार होते हैं। अब यहाँ पर नन्ही किसी बेटी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एक बतख है उसकी बेटी की बात की गई है जिसको वो नन्ही नाम से बुलाते हैं। अब देखिए पानी के पास रहने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, तो देखिए सारस है, बगुला है और बतख है। आपने सारस का नाम सुना होगा और शायद देखा भी होगा। तालाब या नदी के जो तट होते हैं वहाँ पर ये खड़े रहते हैं और यह अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के लिए जाना जाता है। और जो बगुला होता है सारस है, वो अपनी जोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जो सारस की जोड़ी है उसको हम प्रसिद्धि के लिए जानते हैं। तो बगुला है वो अपनी एकाग्रता के लिए जाना जाता है, कंसंट्रेशन के लिए। जैसे ही तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ आती है वह उन मछलियों को एक नज़र से देखता रहता है, जैसे ही आती है अपनी चोंच में झपट लेता है। बतख है वह बहुत भोला पक्षी है और शिकारी इसका आसानी से शिकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बिच्छू की भी बात की गई है। तो जो बिच्छू होता है वो क्या करता है, डंक मारता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें डंक मारते हैं, जैसे कि बिच्छू। अब बिच्छू का जो डंक होता है वो उसकी पूंछ में होता है। तो बिच्छू जब हमें डंक मारता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। अब सांप भी डंक मारता है तो कई बार सांप के काटने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। मधुमक्खी हनी बी को आप जानते ही हो ना, जो फूलों में से रस एकत्रित करके और अपना पेड़ों पर छत्ता बनाती है। और मच्छर जैसे कि अब बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें बहुत सारे मच्छर होते हैं, और मच्छर हमें डंक मारे तो उससे डेंगू मलेरिया बीमारियां हो जाती है, ठीक है। अब इसी पाठ के माध्यम से हम समानार्थी शब्द समझेंगे, जैसे कि तट तो किनारा, नन्ही तो छोटी, प्रार्थना तो विनती, नदी तो सरिता, स्थान तो जगह, स्वभाव तो प्रकृति, धारा तो प्रवाह, तड़पना तो दर्द से छटपटाना। अब आएगा विरोधी, नन्ही तो बड़ी, समझदार तो नासमझ, मुसीबत तो आराम, मुसीबत मतलब परेशानी या संकट, दोष तो निर्दोष, खुश तो नाखुश, भलाई तो बुराई, और फिर है सूखा तो गीला। अब इस जो कहानी है उसमें हमें मुहावरे दिए गए हैं और साथ में हमने जो विराम चिन्ह देखे हैं, तो विराम चिन्हों का भी शंकर सुल्तानपुरी में इस जो कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, ठीक है। तो जब आप इस पाठ को पढ़ो तो इसमें विराम चिन्हों को भी साथ में बोलते जाना है और उनका हमें हाव भाव भी दिखाना है, कहाँ कितना रुकना है उसका भी हमें ध्यान देना है। तो आइए हम मुहावरों के बारे में जानते हैं। तो जो पहला मुहावरा है अनसुनी करना, ध्यान न देना। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करना हो तो बिच्छू ने नन्ही की बात की अनसुनी कर दी, यानी उस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा जो मुहावरा है आदत का गुलाम होना, यानी आदत से मजबूर होना। जब कोई व्यक्ति को हम बार बार कहे कि यह काम नहीं करना है लेकिन उसके स्वभाव बस वह उसी काम को करता ही रहता है। मन डोलना, कई बार हमारा मन में हम सोचते हैं कि इस कार्य को हम नहीं करेंगे लेकिन हमारा विचार बदल जाता है और उस काम को हम करते हैं। जीवन देना, आपने देखा होगा कि कई बार जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर जिसको हम भगवान मानते हैं
वो मरीजों को नया जीवन दान देता है। जैसे कि आपने सुना कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, इन सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। ठीक है। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको बहुत शर्म आती है और वह पानी पानी हो जाता है। वचन देना, अगर हम किसी से किसी बात के लिए बोले कि मैं आपका यह कार्य पूरा करके रहूँगा, तो हमें वह वादा पूरा करना चाहिए। अब आता है थिरकने लगना। जब हमारा काम हो जाता है या फिर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं। तो ये हमारे मुहावरे यहाँ पर पूरे हुए। अब हम जानते हैं कहानी के बारे में। तो कुछ लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, कुछ का बुरा होता है। तो कई जो बुरा स्वभाव वाले लोग हैं उनको हम काफ़ी समझाए कि ये बुरा काम है, इसको आप मत किया करो, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है और वह बार बार बुरे कार्य ही करता रहता है, यानी वह अपनी आदत से मजबूर हो जाता है। लेकिन कई लोग सोचे कि मुझे इसको सुधारना ही है, तो वह अपनी बार बार की भलाई से उस बुरे आदत वाले इंसान को सुधारने की कोशिश करता है। तो वह बुरा स्वभाव वाला इंसान एक न एक दिन अच्छे स्वभाव के कारण बदल ही जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से शंकर सुल्तानपुरी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें हर स्थिति में लोगों का भलाई करनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो हम कहानी के बारे में जानते हैं। नन्ही एक बतख होती है, वह तट पर आई और उसने एक बिच्छू को दलदल में फंसा देखा। दलदल मतलब एक कीचड़ यानी कि गीली मिट्टी का समूह, जिसमें अगर हम पाँव रखें तो वह पाँव अंदर धंसता ही चला जाता है। तो वह दलदल में फंसा हुआ था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना मतलब विनती की कि नन्ही बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को उस पर दया आ गई। अब दया आई तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा। नन्ही को उस पर दया आ जाती है और नन्ही उसको वहाँ से पकड़कर सूखी जगह पर ले आती है। तो फिर जो बिच्छू होता है वह बुरा स्वभाव का होता है, तो वह नन्ही को डंक मार देता है। तो नन्ही को जब डंक लगता है तो वह पीड़ा से छटपटाने लगती है और बिच्छू से कहती है, क्यों भाई, मैंने तो तुम्हारी मदद की, तो फिर तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो फिर इस पर बिच्छू होता है वह ध्यान नहीं देता है, अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। फिर नन्ही उसकी माँ के पास जाती है तालाब में। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटी आज तुमको क्यों देर हो गई। तो नन्ही कहती है कि माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसकी मैंने मदद की और उसको मैंने कीचड़ से बाहर निकाला, तो अभी उसने मुझे डंक मारा। तो उसकी माँ कहती है तो वह तो आदत से मजबूर है, यानी आदत का गुलाम है। तो फिर नन्ही कहती है कि माँ, मैं उसकी जो गंदी आदत है उसे छुड़ा कर रहूँगी। तो फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन नन्ही है वह मन ही मन अपना इरादा बना लेती है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि बिच्छू के जो प्राण पुनः संकट में, पुनः मतलब दोबारा, संकट मतलब परेशानी में पड़ जाते हैं और इस बार वह पानी की धारा में डूबने उतराने लगता है। आपने नदी या तालाब में देखा होगा, एक धारा बहती रहती है जो ऊपर कभी नीचे इस तरीके से चलती रहती है, तो धारा के संग ऊपर नीचे जाता रहता है। तब उसको नन्ही की याद आती है और वह नन्ही को पुकारता है, यानी तेज आवाज़ देता है, नन्ही बहन मुझे बचा लो। नन्ही उसकी बात सुनती है और उसको बचाने के लिए आती है। लेकिन वह सोचती है कि पहले मैंने इसको दलदल से बाहर निकाला तो इसने मुझे डंक मारा, मैं इसे नहीं बचाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद नन्ही का जो मन है वह डोल जाता है, विचार बदल लेती है और वह उसको पानी की धारा से बाहर निकाल देती है। तो फिर जो बिच्छू होता है वह उसको डंक मारने के लिए आता है। तो फिर नन्ही उसका इरादा समझ गई और नन्ही कहती है, बिच्छू भाई डंक मारो, ठिठक क्यों रहे हो। तो इस पर जो बिच्छू होता है वह खिसिया कर कहता है, खिसिया कर यानी लज्जा से या शर्मिंदगी से कहता है कि बहन बताओ, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुम मेरी बार बार सहायता करती हो। नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो तुम्हारी गंदी आदत की वजह से मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ।
तो तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मुझे डंक मारते रहो। बिच्छू पछतावे से भर जाता है। नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। फिर इस पर वह नन्ही खुश हो जाती है और यह सारी घटना अपनी माँ को बताती है। तो माँ कहती है कि आज नन्ही बेटी तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो नन्ही जब उस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को सुधार देती है तो वह खुशी से थिरकने लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पाठ की कहानी है वो पूर्ण होती है और आगे जो आपको गृह कार्य करना है वो आपको हम PDF फाइल में भेजेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूर्ण होता है। अब इसी जो कहानी है इसमें एक दूसरी चित्र वर्णन दिया गया है, उस कहानी को हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो इस जो कहानी है उसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। तो एक पहला जो चित्र है उसमें बताया गया है कि एक नदी है, नदी के पास एक पेड़ है, पेड़ पर कबूतर बैठा है। तो कबूतर ने एक चींटी को पानी में गिरे हुए देखा, तो कबूतर को चींटी पर दया आ जाती है। कबूतर ने पेड़ पर से एक पत्ता तोड़ा और पानी में चींटी के आगे डाल दिया। चींटी उस पत्ते पर आ जाती है तो कबूतर उसको चोंच में पकड़कर और किनारे ले आता है। चींटी पानी से बाहर आ जाती है। तो तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कबूतर है वो पेड़ पर बैठा है और शिकारी निशाना साध रहा है। तो यह सब चींटी देख रही होती है। तो चींटी शिकारी के पास जाती है और उसके पैर में काट लेती है। शिकारी का निशाना चूक जाता है, कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। चींटी ने कबूतर की जान बचाई तो चींटी का कबूतर ने आभार व्यक्त किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब आगे ही इस स्वाध्याय में एक चित्र दिया गया है तो उसको भी हमें समझना है। तो चित्र को देखकर हमें बताना है, जैसे कि हमें दो कार दिख रही है, एक मोटरसाइकिल है, एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो गई है और उसके जो सिर है उसमें से खून बह रहा है। 108 हमें दिखाई दे रही है। स्ट्रेचर पर 3 आदमी उसको आगे घायल व्यक्ति के पास ला रहे हैं। अब इतना तो हमें इस चित्र में दिख रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया होगा, वहां पर उसका इलाज किया गया होगा और 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया होगा। घायल व्यक्ति का जो परिवारजन है उनको बुलाया गया होगा और घटना की सारी जानकारी दी गई होगी और घायल व्यक्ति को अच्छे से इलाज मिल गया होगा। और जब कार में आग लगी है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा। तो मित्रों, इस कहानी में हमें ये चित्र दिख रहा है, उसके बाद जो मैंने आपको समझाया है इतना आपको इसमें लिखना है। अब पार्ट 3 के आधार पर जो आपका गृह कार्य होगा वह है जो अभी मैंने आपको चींटी और कबूतर की कहानी समझाई, उसका अपने शब्दों में वर्णन लिखना है और जो एक दुर्घटना दी गई है उसका भी आपको अपने शब्दों में वर्णन लिखना है और पार्ट 3 के जो क्वेश्चन हैं यानी प्रश्न, उनके उत्तर भी आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पार्ट 3 पूर्ण होता है। धन्यवाद।